मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपने वीडियो ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 101 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे हिमालय के अपवाह तंत्र पर। टुडे आई विल टॉक अबाउट द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। तो सर्वप्रथम पहले हम जानते हैं कि अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न यानी अपवाह प्रतिरूप क्या होता है और किस तरह की सरिताएं या नदियां होती हैं। तो किसी भी प्रदेश में नदियों के जाल की उत्पत्ति और विकास के क्रम को हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम refers to the origin and development of network of streams in a particular region. So we talk about drainage system in terms of time. तो हम अपवाह तंत्र को समय के परिवेश में उसके उद्भव और विकास की व्याख्या करते हैं, जबकि अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न के अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र में नदियों की जो स्थानिक व्यवस्था है उसके ज्यामितीय रूप का अध्ययन करते हैं। So the drainage pattern refers to the spatial arrangement of streams in terms of geometrical forms, यानी ज्यामितीय आकार को। जैसे नदियां जो है वो पादपाकार हैं, उनका रूप है डेंड्राइटिक पैटर्न है, या रेडियल है, अरीय है, या एनुलर है, वलयाकार है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, समानांतर है, पैरेलल है इत्यादि। अब हम आते हैं कि नदियां कितने तरह की होती हैं। तो पहले तो हम नदियों का विभाजन करते हैं इस आधार पर कि नदियां किसी प्रदेश के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं कि प्रतिकूल प्रवाहित होती हैं। Where the streams of a particular region follow the regional slope or flow against the slope and geological structure. तो जिस प्रदेश में या क्षेत्र में नदियां ढाल के अनुरूप, प्रादेशिक ढाल के अनुरूप और भूवैज्ञानिक संरचना का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती हैं, उनको हम कहते हैं क्रमवर्ती सरिता, sequent streams. So sequent streams are those streams which follow the regional slope and geological structure. अब इनके जो है कई प्रकार होते हैं सीक्वेंट स्ट्रीम के, जैसे कॉन्सिक्वेंट अनुवर्ती सरिता, सबसीक्वेंट जो अनुवर्ती के बाद अनुवर्ती से मिलती है 90 अंश के कोण पर, परवर्ती सरिता सबसीक्वेंट स्ट्रीम। फिर कॉन्सिक्वेंट के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिता को हम आपसीक्वेंट कहते हैं, प्रति अनुवर्ती। और बहुत बाद में उत्पत्ति होने के बाद जो सरिता जो है कॉन्सिक्वेंट के ही दिशा में प्रवाहित होती है उसको कहते हैं रिसीक्वेंट। तो पहला वर्ग तो ये हुआ सीक्वेंट यानी क्रमवर्ती सरिता जो किसी भी क्षेत्र के ढाल के अनुसार प्रवाहित होती है। दूसरा इसके विपरीत अक्रमवर्ती सरिता, इनसीक्वेंट स्ट्रीम, जहां पर नदियां ढाल के विपरीत दिशा में उच्चावच के आर पार उसे काट करके
या भौमिकीय संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आर पार प्रवाहित होती हैं। उनको हम कहते हैं अक्रमवर्ती सरिता। इसके दो प्रकार होते हैं, पूर्ववर्ती सरिता एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स, जो किसी भी क्षेत्र में उच्चावच के उत्पत्ति से पहले वर्तमान होती हैं, और सुपर इम्पोज्ड अध्यारोपित सरिता, जो किसी भी क्षेत्र में भौमिकी संरचना के साथ समायोजित होती है, उसके आर पार प्रवाहित होती है। अब जैसे हम एंटीसीडेंट का उदाहरण लेते हैं, तो जो हिमालय क्षेत्र में कुछ नदियां तो ऐसी हैं जो तीनों श्रेणियों को, हिमालय को काट करके प्रवाहित होती हैं, जैसे सिंध नदी, इंडस रिवर, सतलज नदी, गंगा नदी, काली, करनाली, गंडक, कोसी, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र नदियां। कुछ नदियां जो होती हैं केवल मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंजेस को काट के प्रवाहित होती है, माने उनके प्रति पूर्ववर्ती सरिता होती हैं, जैसे यमुना नदी है। और कुछ नदियां केवल शिवालिक को काट करके प्रवाहित होती हैं, उनको वो जो है वो एक ही श्रेणी को होती है। और सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम का उदाहरण भारत में सबसे बढ़िया उदाहरण है सोन नदी का, दामोदर नदी भी है, चंबल नदी भी है। ये सब जो है सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। अब आते हैं हम, दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है नदियों के विभाजन का आधार प्रकार तय करने का। वह है नदियों में जल के प्रवाह का समय, पीरियड ऑफ वाटर फ्लो इन ए रिवर। यानी नदी में वर्ष पर्यंत जिस नदी में जल का प्रवाह होता रहता है उसे कहते हैं पेरेनियल रिवर या सततवाही नदियां, वर्ष भर, और जिनमें वर्षा काल में ही केवल जल का प्रवाह होता है उसको कहते हैं सीजनल स्ट्रीम या मौसमी नदियां। और कुछ ऐसी भी होती हैं, खास के मरुस्थली भागों में, जहां पानी वर्षा नदी बन गई और थोड़े समय के बाद जल सूख गया, इवेपोरेट हो गया और नदी खत्म हो गई। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट स्ट्रीम या अल्पकालिक। तो अल्पकालिक नदी सबसे छोटी अवधि तक प्रवाहित होती है। मौसमी सरिता सीजनल स्ट्रीम, जो किसी खास मौसम में, जैसे भारत में मानसून पीरियड्स में बहुत सी नदियां जो है प्रवाहित होती हैं और जो वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। अब इनका जो है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो जो नदियां या तो हिमानी या हिमनद या झरने से उत्पन्न होती हैं वो सततवाही नदियां होती हैं। सो आइदर द स्नो फेड और ग्लेशियर फेड और स्प्रिंग फेड। फेड माने पूरित। तो जो नदियां हिमनदों से, ग्लेशियर से या हिम क्षेत्रों से निकलती हैं, या जो झरने का जल जिनमें वर्ष भर आता रहता है, वो सततवाही होती हैं। जैसे हिमालय की अधिकांश सभी नदियां जो हैं वो सततवाही है, पेरेनियल है, क्योंकि ये या तो ज्यादातर तो हिमनदों से निकलती हैं, स्नोफील्ड से निकलती हैं, और कुछ झरने से भी निकलती हैं। जैसे झेलम नदी जो है सिंध की सहायक है। अभी आगे बताएंगे कि झेलम सिंध की प्रत्यक्ष सहायक है या प्रत्यक्ष रूप से सहायक है। तो ये झेलम नदी जो है कश्मीर में, ये वेरीनाग या शेषनाग झरने से उत्पन्न होती है, इसलिए स्प्रिंग फेड है। लेकिन झरना साल भर चलता रहता है, इसलिए इसमें जल हमेशा बना रहता है। तो हिमालय की अधिकांश नदियां झरना पूरित हैं। इसी तरह पश्चिमी घाट की देखेंगे तो अधिकांश नदियां वहां सततवाही हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेरियार है इत्यादि। ये ज्यादातर रेन फेड भी हैं और
स्प्रिंग फेड भी होती है। दूसरा जो है मौसमी नदियां, वो होती हैं रेन फेड, वर्षा पूरित, यानी जब वर्षा काल में जल की प्राप्ति होने पर इनमें जल का प्रवाह होता है। तो बहुत से मैदानी क्षेत्रों की नदियां हैं, वो जो है वो मौसमी नदियां होती हैं। जैसे मैं जब आपको बता चुका हूं कि 9 से 12 जिस हम इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, गांव से 7 किलोमीटर पैदल जाकर, जो आजमगढ़ जिले में पड़ता है, और मेरा गांव गाजीपुर जिले में पड़ता है, उस बीच में 2 नदियां पड़ती थीं। एक नदी का नाम बछाड़ी नदी था और एक का था गांगी नदी। बछाड़ी नदी जो है कंप्लीटली रेनफेड थी। जब बरसात कस के होती थी तो उफना जाती थी, तो हम लोग उसे तैर के पार करते थे, क्योंकि वो इतनी चौड़ी भी नहीं थी कि उसमें नाव चल सके। लेकिन जो गांगी नदी थी उसमें बरस भर पानी रहता था, लेकिन वर्षा काल में वो फुल बैंक हो जाती थी। वो स्प्रिंग फेड थी और वर्षा काल में बरसात का पानी उससे मिल जाता था। तो उससे हम लोग जो है नाव से उसे पार करते थे, क्योंकि वो थोड़ा चौड़ी नदी थी। तो इस तरह से मैदानी क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में बहुत सी नदियां ऐसी मिलेंगी जो रेन फेड होती हैं। अब हम आते हैं हिमालय क्षेत्र की नदियों के ऊपर। आज तो लगता है ये लेक्चर पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 11 मिनट, करीब करीब 12 मिनट अभी होने को जा रहा है। लेकिन थोड़ी भूमिका हम बता देते हैं कि हिमालय के निर्माण के पहले एशियाटिक प्लेट उत्तर में और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट दक्षिण के बीच में एक सागर था, जिसका नाम था टेथीस सागर। और इस टेथीस सागर का एक जो है खाड़ी के रूप में विस्तार कहां था? अफगानिस्तान तक था। और ये जो टेथीस सागर था उसमें उत्तर से एशियाटिक प्लेट से आने वाली नदियों और से मलबे का जमाव निरंतर होता गया, खास करके along the northern bank of टेथीस सी। आज से लगभग 50-60 मिलियन वर्ष पहले, अराउंड 50-60 मिलियन ईयर्स बिफोर एगो, बीपी, अब आजकल जो है एगो की जगह बीपी प्रयोग करते हैं। बीपी, बी फॉर बॉम्बे। बीपी मीन्स बिफोर प्रेजेंट, बीपी मीन्स, और एडी की जगह सीई यूज करते हैं। सी का मतलब क्या हुआ? कॉमन एरा। तो ये एशियाटिक जो टेक्टोनिक प्लेट से आने वाली नदियां जो हैं, वो टेथीस सागर के उत्तरी किनारे पर मलबा का जमाव करती है। 50-60 मिलियन ईयर्स बीपी, आज से पहले, जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट उत्तर पूर्व दिशा की तरफ अग्रसर होते 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 जो है इयोसीन पीरियड में, जब ये एशियाटिक प्लेट से इसमें कोलिजन हुआ, टकराव हुआ, तो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का एशियाटिक प्लेट के नीचे छेपड़ हो गया, सबडक्शन हो गया, जिस कारण टेथीस सागर का एक भाग वलित हो गया और ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ। इस तरह से टर्शियरी पीरियड में 3 बार हिमालय में उत्थान हुआ, अपहीवल हुआ, 3 बार हुआ। जिस तरह से उत्तर में ग्रेटर हिमालय, मध्य में मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, और सबसे दक्षिण में आउटर हिमालय या शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ। लेकिन जो बचा हुआ जल था, किसका? टेथीस सागर का। और इस टेथीस सागर का जो पश्चिमी भाग था, कहां तक विस्तृत था उस समय? 3 हिमालय की श्रेणियों के बनने के बाद भी अफगानिस्तान, सिंध और अफगानिस्तान। इसका नाम था गल्फ ऑफ सिंध। तो 3 हिमालय की 3 श्रेणियों के निर्माण के बाद टेथीस का बचा हुआ जल एक सकरी लंबी नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। The remaining part of Tethys Sea was converted
into a narrow and long channel of water, जो पूरब से पश्चिम की तरफ उसका प्रवाह होता था और सिंध की खाड़ी में, गल्फ ऑफ सिंध में वो नदी गिरती थी। इसका नामकरण जो है 1919 में ग्रेट ब्रिटेन के 2 भूवैज्ञानिकों, जियोलॉजिस्ट ने इसका नामकरण किया। EH पैस्को महोदय ने इस नदी का नाम इंडो ब्रह्मा नदी रखा, जबकि ब्रिटेन के ही जियोलॉजिस्ट EG पिलग्रिम ने इसका नाम शिवालिक रखा। और आगे चल के प्लास्टोसीन पीरियड में पोटावर के पास का भाग ऊपर उठ गया, जिस कारण ये शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्मा नदी विखंडित हो गई। द रिवर वॉज डिसमेंबर्ड और इसका एक भाग जो है इंडस रिवर सिस्टम बना और दूसरा भाग इसका गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम में परिवर्तित हो गया। ये कैसे हुआ? हिमालय की जो ड्रेनेज सिस्टम है वह इस तरह से उत्थान, अपलिफ्टमेंट, सब्सिडेंस, अवतलन, रिवर कैप्चर, नदी अपहरण, डाइवर्जन ऑफ कोर्सेस, नदियों के मार्ग का विपथ गमन, डाइवर्जन जो है, इत्यादि कारण चेंजेस ऑफ कोर्सेस के प्रतिफल के परिणाम स्वरूप हुआ, जिसका जिक्र हम अब अगले वीडियो में करेंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए। एक सूचना मैं और देना चाहता हूं, क्या ये अब मुझे करना चाहिए कि मैं एवरी वेंसडे को 2 घंटे का समय यूनिवर्सिटी रोड पर देता हूं, चूंकि वो फ्री है इसलिए बहुत कम लोग आते हैं, कभी कभी तो आते भी नहीं। क्या इसको पेड कर दूं मैं? क्योंकि पेड करने पर डेफिनेटली दौड़ेंगे लोग। अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।